let you burn. ओम सदाशिवसमारंभां श्रीशंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रणौमि नित्यं विद्याबुद्धिश्च देहि मे। नमो नमः मित्राणि, भवतानां सर्वेषाम् अद्यतनीय संस्कृत कक्षायां स्वागतम वंदनम अभिनंदन। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ हम संस्कृत विषय को, संस्कृत सामान्य व्याकरण को पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज हमारी कक्षा का अष्टम दिवस है और अभी हम जो है संस्कृत व्याकरण अध्ययन की परंपरा में संधियों को पढ़ रहे हैं। इससे पूर्व 2 दिवसों में हमने संधियों के भेद और दीर्घ संधि और गुण संधि, इन 2 संधियों के विषय में पढ़ा। आज की जो हमारी संधि है वो है वृद्धि संधि, और साथ में हम धातु रूप और शब्द रूपों को पढ़ रहे हैं, यानी लकारों को पढ़ रहे हैं। तो आज हम एक नया लकार भी सीखेंगे ताकि हम अपने वाक्यों को अच्छे से बना सकें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हम पहले सीधे स्क्रीन ओपन कर लेते हैं। एक बार कोई कंफर्म कर दीजिएगा, क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? जी जी गुरु जी दिख रही। चलिए, तो आज की जो कक्षा है वो लकार से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे मेरे सामने, ये जो है पठ धातु है, जिसका हिंदी अर्थ होता है पढ़ना, और ये लोट लकार में। लोट लकार हमने पहले जब लकारों का परिचय जाना था तब सीखा था कि लोट लकार जो है वो किसी को आज्ञा देने के अर्थ में, हम जब किसी को कुछ काम करने के लिए आज्ञा देते हैं तो उस अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर प्रथम, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये तीनों हैं। इनके विषय में आप पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, और साथ में ही एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथम पुरुष का प्रयोग जो है वो हम करते हैं। एक सेकंड, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा दें। हाँ चलिए, तो प्रथम पुरुष का उपयोग हम करते हैं किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, किसी भी संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि के लिए। मध्यम पुरुष जो हमारे सामने है, यानी त्वम, जो हमने युष्मत शब्द पढ़ा था उसके लिए। और उत्तम पुरुष का प्रयोग हम करते हैं स्वयं के लिए, या हम कहें अस्मत् शब्द के। तो आज का जो हमारा लकार है लोट लकार, पहले हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसका प्रयोग करना सीखेंगे। तो पठ धातु लोट लकार, प्रथम पुरुष पठतु पठताम पठन्तु, मध्यम पुरुष पठ पठतम पठत, उत्तम पुरुष पठानी पठावा पठामा। और मैं पुनः सबको एक साथ पढ़ देता हूँ। पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठावा पठामा। अब इसी धातु जैसे आप अन्य धातु भी बना सकते हैं। एक धातु है जो बड़ी प्रसिद्ध है, या यूं कहें हम धातुओं में सबसे पहले इसी को लिया जाता है। तो ये धातु का नाम है भू धातु। इसका हिंदी अर्थ होता है होना, किसी भी चीज का होना। जैसे पुस्तक होती है, या फल, पेड़ों में फल होते हैं, तो इत्यादि के लिए होने के अर्थ में हम भू धातु का प्रयोग करते हैं। इसके हम रूप बना लेते हैं। तो इसको, ये चूंकि विशिष्ट धातु है तो इसको आप याद रखिएगा, इसका जो रूप बनता है वो भू ना बन के भव बनता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो इसके हम भूति, भूता, ऐसे अगर हम लट लकार में बोलें तो क्या बनता है? पठती पठता पठंती। तो भूति भूता भूंती, इस प्रकार रूप नहीं बनेंगे, बल्कि क्या बनेगा? भव बनेगा। तो कैसे, एक बार हम लट लकार में बना लेते हैं। जैसे बनता है पठती पठता पठंती, वैसे ही बनेगा भवती भवता भवंती। अब लोट लकार में कैसे बनाएंगे, तो बना लेते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है पठतु, तो इसका क्या हो जाएगा? भवतु। फिर यहाँ पर पठताम तो भवताम, और यहाँ पर पठंतु तो हो जाएगा भवंतु। तो इस प्रकार आप सारे रूपों को बना सकते हैं। एक बार हम सभी रूपों को बना लेते हैं। तो पहला है पठतु पठताम पठंतु। उसी प्रकार भू धातु का भवतु भवताम भवंतु, भव भवतम भवत, भवानी भवावा भवामा। तो ये इसका प्रयोग है भू धातु का। चलिए, अब जो है हम इसका वाक्य में प्रयोग करना सीखते हैं। तो वाक्य में हम कैसे सीखेंगे, आगे हम चलते हैं। चलिए, तो हम स्क्रीन को थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं ताकि
वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे। चलो, तो अब मान लीजिए मैं हिंदी में पहले वाक्य लिखता हूं। मैं मान लीजिए मैंने किसी को आज्ञा दी, जैसे हम कृष्णा बहन को ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने दिया, सॉरी गलत लिख रहा हूं मैं, कृष्णा, है ना। अब आप देखें ये कृष्णा जो है ये आकारांत है, और चूंकि आकारांत क्या है, ये स्त्रीलिंग है, तो जैसे हमने रमा शब्द पढ़ा है उसी प्रकार कृष्णा शब्द बने। जैसे कि रमा रमे रमा, उसी प्रकार कृष्णा कृष्ण कृष्णा। तो मैंने कहा कृष्णा गृह कार्य, चूंकि ये गृह कार्य करती हैं इसलिए मैं गृह कार्य ले रहा हूँ, गृह कार्य, और मैं इनको आज्ञा दे रहा हूं कि करो, ठीक है। या हाँ, गृह कार्य करो इस अर्थ में ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा हिंदी वाक्य है। अब इसका हम संस्कृत बनाएंगे किस प्रकार, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। चलिए, तो किस प्रकार बनाएंगे, तो कृष्णा, तो ये चूंकि स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग एक वचन में एक ही है, तो एक वचन में क्या बनेगा, कृष्णा ही बनेगा। तो हमने लिख दिया कृष्णा। अब ग्रह, अब देखो यहाँ पर क्रिया क्या है, करना, और कर्ता कौन है, कृष्णा। इस कृष्णा को यानी इस कर्ता को क्रिया करने के लिए जो अभीप्सित है वो है, क्या है, इसका कर्म है। तो यहाँ पर जो गृह कार्य है वो क्या है, इनका कर्म है। तो आप सभी जानते हैं कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है, और चूंकि ये एक ही काम है, मतलब ये समूह में आ रहा है लेकिन एक ही काम है, इसलिए इसमें एक वचन होगा। तो हमारा हो जाएगा कि कृष्णा गृह कार्यम, कृष्णा गृह कार्यम प्रकार से, गृह कार्यम। अब करो, करो ये मैं आज्ञा दे रहा हूं, तो देखिए करने के लिए जो धातु है वो है क्री। मैंने आप लोगों को धातुओं की एक लिस्ट भेजी है, उसको एक बार आप देख लीजिएगा, और उसमें लगभग 200 धातुएं हैं, तो उनको आप याद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये जो क्री धातु है इसका अर्थ था करना। अब जो क्री धातु ये विशिष्ट है, तो इसके जो, हम चूंकि आज्ञा दे रहे हैं, करने के लिए बोल रहे हैं, इसलिए इसका जो लोट लकार है, और चूंकि कृष्णा किसी का नाम है इसलिए कौन सा पुरुष उपयोग होगा, प्रथम पुरुष उपयोग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या, जो क्री धातु है इसका हम रूप बनाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा बगल में कर देता हूँ, इस प्रकार से क्या होगा, याद रखिएगा, करोतु बनेगा, करोतु, कृष्णा गृह कार्यम करोतु, कुरु बनेगा मध्यम पुरुष, ठीक है। तो यहाँ होगा कृष्णा गृह कार्यम करोतु, करोतु कुरुताम कुरुवंतु, इस प्रकार से इसके रूप बनेंगे। तो मैं अब बोल रहा हूँ कि कृष्णा गृह कार्यम करो। तो इस प्रकार से आप लोट लकार का उपयोग कर सकते हैं। अब दूसरा उदाहरण हम एक लेते हैं, सामान्य उदाहरण, ठीक है। तो सॉरी, हिंदी में लिखना है, तुम पुस, पुस्तक, तुम पुस्तक पढ़ो, इस प्रकार से, ठीक है। तुम पुस्तक पढ़ो। अब मैं किसी सामने वाले को आगे कहते रहूं, तो तुम के लिए कौन सा शब्द है, एक वचन में आता है त्वम, त्वम, ठीक है। और पुस्तक का उसका कर्म है तो हो जाएगा पुस्तकम, पुस्तकम। और पढ़ने के लिए कह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर त्वम शब्द आ गया, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जहां पर भी त्वम युवाम यूयम ये शब्द आएंगे तो वहां पर कौन सा पुरुष होगा, मध्यम, माफ करें, मध्यम पुरुष होगा। तो अब यहाँ पर मध्यम पुरुष की क्रिया लगेगी तो क्या बनता है, पठ, एक सेकेंड, क्या बनता है, पठ, है ना, पठतु पठताम पठंतु, पठ। चूंकि एक वचन है तो यहाँ पर एक वचन ले लिया हमने, त्वम पुस्तकम पठ, तुम पुस्तक पढ़ो। तो ये इस प्रकार से मध्यम पुरुष का उपयोग हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर प्रश्न होता है क्या, क्या हम खुद को भी आज्ञा देते हैं, ठीक है। तो क्या हम खुद को भी आज्ञा देते हैं, तो जी हाँ। जैसे कि कई बार हम सोचते हैं कि मुझे ये, मैं ये काम करूं या ना करूं, ठीक है, मैं खाना खाऊं, तो ये स्वयं को आज्ञा दे रहे हैं। आपने एक गाना सुना होगा, संस्कृत में बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, उसका संस्कृत वर्जन, ठीक है। सनह सनह मम जीवने आगच्छ, अगर नहीं सुना है तो सुनिएगा। उस पूरे गाने में वो जो गायक है वो इन्हीं लोट लकार के पदों का उपयोग करता है, ठीक है। जैसे वहां पर वो गाने में, हिंदी गाने में क्या है, खाऊं की पीऊं ऐसे कुछ है, तो वो कहता है चलामी खादानी पठानी। तो ये लोट, लोट लकार के प्रयोग का ही, लोट लकार के स्वयं के लिए ही पुस्तक पदों का वो प्रयोग करता है। जैसे कि अगर मैं कहता ना कि मैं काम करूं, मैं अगर बोलूं मैं काम करूं, तो ये एक तरह से मैं क्या कर रहा हूं, आज्ञा दे रहा हूं खुद को। तो क्या होगा, मैं के लिए हो जाता है अहम, है ना, काम को हम बोलते हैं कार्य, तो अहम कार्यम,
और चूंकि यहाँ पर देखिए अहम शब्द आ गया है ना, अहम मैंने बताया था, जो अहम आवाम वयम, ये तीन शब्द जहां आएंगे वहां पर क्या होगा, कौन सा पुरुष होगा, उत्तम पुरुष। और चूंकि अहम एक वचन में है, इसलिए हम यहाँ पे पठ धातु का लोट लकार का एक वचन लेंगे, तो क्या होगा, पठानी पठावा पठामा। तो अहम कार्यम, अब चूंकि करना है तो करने के लिए सब धातु है क्री, इसका रूप बनता है करवाणी। ठीक है, अहम कार्यम करवाणी, क्या मैं, मतलब मैं कार्य करूं, इस प्रकार से इसका संस्कृत हो जाएगा। एक बार आप वो गाना सुन लीजिएगा तो उससे आपको जो है स्पष्टता हो जाएगी। चलिए, तो ये हमारा आज का लोट लकार का पाठ था। अब कल जो है हम एक नया लकार पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी हम लकारों को समाप्त करें। कल हम जो है विधिलिंग पढ़ेंगे, उसके उपरांत हम भूतकाल यानी लंग लकार पढ़ेंगे। अब हमारा हमारा जो पूर्व कक्षा से चलता आ रहा है संधि, तो हमने अभी दो संधियां पढ़ी हैं, दीर्घ संधि और गुण संधि। एक बार हम उनका छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो दीर्घ संधि में देखिए वो जो चार्ट था, मतलब आपको जो स्वर चार्ट था वो आप याद रखिएगा। तो दीर्घ संधि में हमने देखा कि यदि अवर्ण के बाद, यानी आ नहीं लिखना चाहिए मुझे, सॉरी, आ ई उ आ ई उ और री, ये चार वर्णों के बाद अगर सेम वर्ण यानी आ के बाद आ, ई के बाद ई, उ के बाद उ, री के बाद री हो, तो ये चारों दोनों मिला के क्या हो जाता है, उन्हीं का दीर्घ हो जाता है। आ का आ, ई का ई, इस तरह से। ठीक है, ये रिवीजन के लिए बता रहा हूं मैं, इसलिए पूरा नहीं बता रहा हूँ। अच्छा, उसी प्रकार गुण संधि में हमने क्या देखा, यदि अवर्ण के बाद ई वर्ण हो, अवर्ण के बाद अगर ई हो, अच्छा यहाँ पर आ से आपको दोनों आ लेने हैं, ह्रस्व भी लेना है और दीर्घ भी लेना है। ठीक है, तो आ के बाद अगर ई हो तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आवर्ण के बाद अगर उ वर्ण हो तो दोनों को मिला के ओ वर्ण हो जाएगा। और तीसरा जो हमारा था उसमें क्या था, अवर्ण के बाद अगर री हो तो दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, जैसे ब्रह्मर्षि राजर्षि। उसी प्रकार से अंतिम हमने एक देखा था, अर वर्ण के बाद अगर लुरी वर्ण हो तो क्या हो जाता है, अल हो जाता है। इसका एक ही उदाहरण हमने देखा था, वो था तवलगारः। तो इस प्रकार से हमने कल गुण संधि को सीखा था। चलिए, आज हम आज की संधि पे आते हैं। तो आज की जो हमारी संधि है वो है वृद्धि संधि। ठीक है, आज की हमारी जो संधि है वो है वृद्धि संधि। देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वृद्धि का अर्थ होता है हिंदी में बढ़ना, किसी भी चीज का बढ़ जाना। तो यहाँ पर भी क्या होता है, मात्रा में वृद्धि हो जाती है, एक मात्रा यहाँ पर बढ़ जाती है। चलिए, अब हम क्या करते हैं, हमारी कहानी पर वापस चलते हैं, जिसके माध्यम से हम संधियों को समझ रहे थे। क्या हुआ है, जो आ है उन्होंने ई को भी हरा दिया, उ को भी हरा दिया, री को भी हरा दिया और ली को भी हरा दिया गुण संधि तक। अब क्या हुआ, इन सबको हराने के बाद वो जो नीचे वाला मोहल्ला है, नीचे वाला मोहल्ला मतलब जो संयुक्त स्वर हैं, ए आई, है ना, ओ औ, ये आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर भी उन्होंने हमला कर दिया। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कैसे। चलिए, तो ये उदाहरण आप बहुत कई बार देखते होंगे। ठीक है, तो उदाहरण है मम, यानी मेरा। ये मम कहाँ बनता है, अस्मत् शब्द के षष्ठी विभक्ति में, इसलिए आपको शब्द रूप याद करना चाहिए। तो मम, और फिर आता है एव। ये जो एव है इसका हिंदी अर्थ होता है ही, और ये एक प्रकार का अव्यय है। हम ये इनको अव्यय की कक्षाओं में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल जानकारी के लिए मैंने बता दी। तो ये हमारे पास उदाहरण है मम प्लस एव। अब आप स्पष्ट देख रहे होंगे यहाँ पर, ये जो है मम है इसका पहला पद। ये संधि में आपको हमेशा याद रखना है, संधि हमेशा पहले पद के अंतिम वर्ण में और दूसरे पद के प्रथम वर्ण में। और जो एव है वो कौन सा है, दूसरा पद है। ठीक है, अब आप देखें कि ये जो मम है इसका जो पहला पद है इसका अंतिम वर्ण क्या है यहाँ पर, एक सेकंड इसको, हाँ। अब जो मम शब्द है इसका पहला अंतिम अंतिम वर्ण है आ। ठीक है, इसका अंतिम वर्ण है आ। म म म मा में क्या मिला हुआ है, आ। अच्छा, जब मम में से मैंने आ ले लिया तो मेरे पास बचा यहाँ पर आधा म, है ना। इस प्रकार से ये समझने के लिए लिख रहा हूँ। वैसे आप लोग अब इसमें पारंगत हो गए हैं तो मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं। उसी तरह जो एव पद है इसका मैंने ले लिया है प्रथम वर्ण।
ठीक है, क्योंकि संधि दूसरे पद के प्रथम वर्ण में होती है। और यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास, वा। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए, तो अब आता है यहाँ पर नियम किसका, वृद्धि संधि का। वो क्या कह रहा है कि यदि अवर्ण के बाद, ये आ जो है कप्तान है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। कप्तान से मेरा मतलब अगर यहाँ पर ई होगा अथवा उ होगा अथवा री होगा तब भी ऐसी स्थिति बनेगी। लेकिन चूंकि आ के उदाहरण ज्यादा देखने को मिलते हैं, ई इत्यादि के उदाहरण कम देखने को मिलते हैं, इसलिए हम आ को ही ज्यादा कंसीडर करते हैं। तो ये जो आ है, आ के बाद अगर ए होगा तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यानी एक मात्रा, ए की, ए में जो है एक मात्रा बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। किनके स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर। ठीक है, ये दोनों हट जाएंगे और उनकी जगह पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा नीचे करके फिर समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा कोने में कर देते हैं। चलिए, हाँ, अब जोड़ते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारे पास बचा था मम, यानी आधा म, फिर बीच में क्या आ गया हमारे पास, आई, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, व। इन सबको हम मिला देते हैं। चलिए, मिला देते हैं तो क्या होगा, माँ का माँ। अब ये माँ है, माँ के बाद स्वर है। अब यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब हमारी वर्ण की कक्षा हुई थी वहां मैंने आपको बताया था कि जो ए है उसको जब हम लिखते हैं तब उसमें कोई मात्रा नहीं लगाते हैं, और जो आई लिखते हैं उसमें हम एक मात्रा लगाते हैं। लेकिन जैसे ही इन दोनों स्वरों को हम किसी व्यंजन में मिलाते हैं तब हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर मैं ए और आई को का में मिला रहा हूँ, तो का में अगर मैं ए मिलाऊंगा तो हो जाएगा के, यानी एक मात्रा लगेगी ए में, भले ही चाहे ए में कोई मात्रा नहीं है। उसी प्रकार से जब मैं का में आई की मात्रा लगाऊंगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मात्रा है, लेकिन जब मैं व्यंजन में मिलाऊंगा तब यहाँ पर कितनी मात्राएं होंगी, दो। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा कई। तो ये हमने पुरानी कक्षाओं में सीखा था। वही नियम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पर माँ है, माँ में हम अगर आई मिलाएंगे तो हो जाएगा, एक सेकंड को थोड़ा नीचे लिखते हैं, हाँ, तो हो जाएगा माँ, और माँ में आई मिलाया तो दो मात्रा जाएंगी, मई, और वाह है तो मिल जाएगा वाह, तो बन जाएगा हमारा पद ममईव। ममईव का मतलब हुआ, मम मतलब मेरा और एव मतलब ही, मेरा ही। ये पद आप कई बार ग्रंथों में देख चुके हैं, ममईव यानी मेरा ही। चलिए, दूसरा देख लेते हैं, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं ताकि स्पष्टता अधिक हो। ये क्या खुल गया, चलिए, ये भी आप बहुत बार देखते होंगे। चलिए, ये वाला मैं दिखा देता हूं आपको, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव। तो अब मैं ज्यादा इसकी व्याख्या नहीं करूंगा, सीधे समझाऊंगा आपको। ठीक है, अरे भाई, चलिए। तो सदा का अंतिम वर्ण है आ, एव का प्रथम वर्ण है ए, दोनों को मिलाया तो क्या होगा, अवर्ण के बाद अगर ए हो तो क्या हो जाता है, आई हो जाता है। दोनों को मिला दिया हमने। मिलाने के बाद अब आप सीधा सीधा लिख दीजिए, सा का स, और दा बचेगा आधा, दा में आप मिलाएंगे आई को तो क्या हो जाएगा, दई, और यहाँ पर क्या बचेगा, बा, तो हमारा पद बन जाएगा सदैव। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक मात्रा की वृद्धि होके क्या हो गई है, वृद्धि संधि। अब हम इसका विच्छेद करना भी सीखते हैं। चलिए, हम एक दूसरा पद लेते हैं। आ, हाँ, चलो ये ले लेते हैं। एक पद है मेरे पास, शैव। कौन सा पद है, शैव। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, नियम वही है, जहां पर संधि हुई है वहीं से विच्छेद करना है। तो अच्छा, इसकी पहचान क्या है, तो देखें आप, जहां पर आई लगा होगा, वो जहां पर आई है वहीं पे कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। तो यहाँ पर सा में आई लगा है, तो एक जो दूसरा पद है वो तो हमको पता है कि यहाँ पर तो ए होगा ही होगा, और वाह, आई के बाद क्या है, वाह है, तो हमने लिख दिया एव। अच्छा, एव अभी हमने पढ़ा कि अव्यय होता है। अच्छा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए आ। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर इस मात्रा के पहले कौन सा वर्ण है, एक ही वर्ण है, वो है सा वर्ण। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सा। अच्छा, अब ये सा जो है, ये अगर इसका हम अर्थ निकालें तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि हमने तत्शब्द को पढ़ा है, तो वहां पर क्या बनता है, सहा बनता है, वहां पर विसर्ग रहता है। अगर आप उसी तत्शब्द के स्त्रीलिंग में जाएंगे तो बनता है सा, है ना। अगर पुल्लिंग में बोलना है वह है तो मैं बोलूंगा सहा, स्त्रीलिंग में अगर मुझे बोलना होगा वह लड़की, तो मैं बोलूंगा सा कन्या। तो यहाँ पर सा शब्द है, तो हो जाएगा सा प्लस एव, सैव।
आशा करता हूँ इसको समझ में आया होगा। एक और उदाहरण दे देता हूँ विच्छेद वाला, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलो एक हम लौकिक उदाहरण देखते हैं। तो शब्द है मेरे पास एकई कम। एकई कम प्रकार से एक शब्द है एक एकम। इसका हम विच्छेद करते हैं तो देखिए आई कहाँ लगा हुआ है, कई में, है ना, का में। विच्छेद करते हैं तो यहाँ पर जो दूसरा पद है उसमें ए तो होगा ही होगा, और आई के बाद जितने भी वर्ण है वो आ जाएंगे। तो यहाँ जाएगा का और माँ, तो हो गया एकम। और यहाँ पर आ होगा तो हम का में लगा देंगे आ, और उसके पहले है ए तो बन जाएगा एक। तो किस प्रकार से इसका विच्छेद हुआ कि एक प्लस एकम, तो क्या हो गया हमारा एक एकम, यानी एक एक, है ना। जैसे बोलते हैं ना मैं एक एक को देख लूंगा, तो संस्कृत में बोलेंगे एक एकम, और देख लूंगा तो बनेगा द्रक्ष्यामि, मैं एक एक को देख लूंगा। तो इस प्रकार से एक एकम का संधि विच्छेद क्या हो गया, एक प्लस एकम। तो ये हमारी वृद्धि संधि का आई का उदाहरण था। चलिए हम अब दूसरे उदाहरण पे चलते हैं फटाफट। तो हमारा अब जो दूसरा उदाहरण है वो आएगा। हाँ, तो अभी आप यूं समझें कि जो हमारे कप्तान साहब हैं उन्होंने ए को हरा दिया, ठीक है, और उसको क्या बना दिया, आई बना दिया, है ना। जैसे कई बार होता है ना, मार पीट के थोड़ा सा हमारा शरीर जो है फूल जाता है, सूज जाता है, तो ये समझे कि इसकी मात्रा बढ़ गई, इसको इतनी पिटाई पड़ी। अब ए को पीट दिया तो ए के बाद क्या आता है, ओ आता है, ठीक है। ए के बाद क्या आता है, ओ। तो अब ये इन्होंने ओ पर भी हमला कर दिया। उदाहरण से समझते हैं किस प्रकार। तो चलिए हम ये देख लेते हैं, ये आपने उदाहरण अभी सीखा भी था। दंत प्लस ओष्ठम, दंत प्लस ओष्ठम, ठीक है। तो हमारा जो पहला पद है वो है, एक सेकंड रुकें, कलर चेंज करने, पहला पद है दंत, दूसरा पद है ओष्ठम। उसको हम फटाफट सॉल्व करते हैं। अरे इधर हो जा भाई। तो पहले पद का अंतिम वर्ण है अ, दंत का आ लिया हमने, ओष्ठम का लिया हमने ओ। अब नियम क्रमांक 2, अवर्ण के बाद अगर ओ हो तो क्या हो जाएगा, दोनों के स्थान पर हो जाएगा औ। ठीक है, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, चलिए, दा, आधा ना, ता, आधा बचाता ता में हम क्या मिला देंगे, औ मिला देंगे, तो बन जाएगा दंतौ। और यहाँ पर क्या बचेगा, चूंकि ओ तो चला गया तो बचा आधा शा, था और मा, क्या बन गया हमारा, दंतौष्ठम, यानी। और इसकी पहचान क्या है, जहां पर औ लगा हो। तो इस प्रकार से हमारा वृद्धि संधि हो गया दंतौष्ठम। ठीक है, अच्छा, एक और उदाहरण हम देख लेते हैं, इसको नीचे करेंगे, दंतौष्ठम, ठीक है। चलिए दूसरा एक उदाहरण देखते हैं। ये एक वैदिक उदाहरण है, इसको आप थोड़ा समझिएगा। राम प्लस औदार्यम, औदार्यम। अच्छा, अब यहाँ पर एक, चलिए पहले देख लेते हैं। राम शब्द जो है, राम का अंतिम वर्ण है अ, और औदार्यम का प्रथम वर्ण है औ, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर प्रश्न ये आ सकता है कि अगर आ के बाद ओ है तब तो हम औ बना देंगे, लेकिन अगर आ के बाद औ ही है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने पहले आपको ए में उदाहरण नहीं दिया था कि अगर ए के बाद आई होगा तब भी आई होगा, और आ के बाद अगर औ होगा तब भी क्या होगा, औ ही होगा, वो बदलेगा नहीं। औ अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पर राम औदार्यम में यहाँ पर पहला वर्ण क्या है, औ है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, औ होगा। इस प्रकार से अब हम इसको मिलाएंगे तो हमारा, अब मैं सीधा शब्द बना देता हूँ, ठीक है। क्या बन जाएगा, राम औ, राम में औ लग जाएगा, राम औ, और उसका हमने औ ले लिया है तो बन जाएगा दार्यम। तो हमारा शब्द बन गया रामौ दार्यम। इस प्रकार से याद रखिए, अगर अवर्ण के बाद आई होगा तब भी आई होगा, अगर ए होगा तब भी क्या होगा, आई होगा, और उसी प्रकार से अगर आ के बाद ओ हो तब भी औ, और अगर औ हो तब भी औ। एक और उदाहरण हम सब देखते हैं, ताकि आपको ज्यादा स्पष्ट हो जाए। चलिए, तो इसका हम इस ये वाला देखते हैं, महा, ठीक है, महा प्लस, नहीं ये तो, चलिए गलत हो रहा है उदाहरण, इसको हटा दीजिएगा। ये देख लेते हैं, नव यानी नई, और यहाँ पर हम देखते हैं औषधि, औषधि, इस प्रकार से मिला देते हैं। अब मैं सीधा इसका
डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग समझ लें। मैं बस बोल के बताऊंगा, है ना। तो यहाँ नव का आ और ओ का औषधि का ओ लेंगे तो क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। और जब इसको हम मिलाएंगे तो हमारे पास शब्द क्या होगा, ना वा में हम औ मिलाएंगे तो हो जाएगा नवऊ, और ओ हमने ले लिया, बचेगा सधी, तो हमारा शब्द बन गया नवौषधि। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये शब्द बन गया नवौषधि। तो आशा करता हूं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, अब हम जो है इसके बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये दो प्रकार की जो है इसमें वृद्धि संधि होती है। अच्छा, इसके जो है कुछ विशिष्ट उदाहरण भी देखने को मिलते हैं, है ना। वो मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं फिलहाल इसको नहीं बता रहा। अभी आप ए और औ इन दोनों को ही वृद्धि संधि मान के चलें। फिर आगे जब आप थोड़ा संधि पढ़ लेंगे तब मैं आपको फिर जो है वृद्धि संधि के कुछ विशिष्ट उदाहरण है, जैसे पतंजलि शब्द होता है, वो आगे आएगा। तो आपको वहां पे जब जब वो संधि आएगी तब आपको मैं बताऊंगा। इसलिए जो पढ़े हुए हैं, है ना, मनीषा एक शब्द होता है, तो जो जिन लोगों ने संस्कृत पढ़ी हुई है वो कंफ्यूज ना करें, क्योंकि अभी हम बिल्कुल सामान्य से शुरुआत कर रहे हैं। तो जहां पर विशिष्ट बात आएगी वहां पे हम विशिष्टता आपको बता देंगे। चलिए, अब हम चलते हैं हमारी अगली संधि पे, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है और इसका प्रयोग जो है बहुत बार होता है, हमारे शास्त्रों में भी होता है और सामान्य जब हम संस्कृत उपयोग करते हैं तब भी होता है। इस संधि का नाम है यण संधि। संधि का नाम है यण संधि। ठीक है, जो अगली संधि। अच्छा, ये संधि जो है ना, ये चाय नहीं पीती है। ये वाक्य मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको मैं समझाते समय बोलूंगा। ये संधि जो है चाय नहीं पीती है, अभी बताऊंगा क्यों। अच्छा, अब हम आगे बढ़े हैं, इसके पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग, जो हमने सबसे पहले वर्णमाला पढ़ी थी, उसमें मैंने आपको कुछ वर्ण पढ़ाए थे जिनको हमने कहा था यण। क्या आप लोगों को वो याद आ रहे हैं? मैं 10 सेकंड का समय देता हूँ, एक बार आप उनको सोच लें कि यण हम किसको कहते हैं। खाली सोच लें, बताएं ना। फिर जब मैं यहाँ लिखूंगा तब आप देखना कि आपने सही सोचा था। हिंट के लिए उनको हम अंतस्थ भी कहते थे। तो मैं लिख रहा हूँ, आप लोग देखिएगा आप सही सोच रहे थे कि नहीं। यण हम किसको कहते हैं, य, र, ल, व। इनको हमने कहा था यण, इन्हीं को हम कहते हैं अंतस्थ। अच्छा, यहाँ पर यण संधि पढ़ाने के लिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनका क्रम थोड़ा सा जो मैं है बदल दे रहा हूँ। क्रम को आप याद रख लीजिएगा। यहाँ पर हम पहले ले रहे हैं या, ये जो वा है इसको हम आगे कर दे रहे हैं, फिर हम कर दे रहे हैं रा, और फिर कर दे रहे हैं ला। तो ये इसका वर्णमाला में जो हमने क्रम पढ़ा है वो है या रा ला वा। संधि सीखने के लिए हमने इसका क्रम बना लिया है या व रा ला। या व रा ला, मतलब हमने बस किया ये है कि वा को उठा के आगे रख दिया है। तो ये क्रम आप याद रखिएगा यण संधि में। अरे ये क्या हुआ, हाँ। तो यण संधि में इसको आप याद रखिएगा, या व रा ला। अच्छा, ये यण संधि मैंने बताया चाय नहीं पीती है। अब हम एक बार चाय की थ्योरी को समझ लेते हैं है क्या। जैसे उदाहरण के लिए हम सबसे शुरू में चलते हैं, ठीक है, या किसी भी संधि को ले लेते हैं। मान लीजिए हम एक गुण संधि का ही कोई उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि कौन सा उदाहरण अभी दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है। हमने एक पढ़ा था गणेश। एक से गण प्लस ईसा हमारा क्या बना था, गणेश। ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहे थे हम लोग, ध्यान से समझिएगा इसको, ये समझाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम ले रहे थे आ को, और यहाँ पर हम ले रहे थे ई को, और नियम अनुसार हम क्या कर रहे थे, आ और ई को मिलाकर हम क्या बना रहे थे, ए बना रहे थे। और ए बना के हमारे पास जो पद प्राप्त हो रहा था वो हो रहा था गणेश, इस प्रकार से। अब यहाँ पर समझने वाली बात जो है वो ये है कि हम यहाँ पर चाय की थ्योरी लगा रहे थे कि मतलब अगर जब हम चाय बनाते हैं और जब चाय हमारे पास बन के आती है तो उसमें चीनी, चाय पत्ती इत्यादि अलग अलग नहीं दिखाई देती, बल्कि वो दोनों एक दिखाई देती। मतलब ये आपस में मिल जाते हैं और मिलकर क्या बना देते हैं, ए। अब ये जो यण संधि चाय नहीं पीती, मतलब यहाँ पर शब्द आपस में मिलते नहीं हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें आपस में शब्द मिलते नहीं है, बल्कि क्या होता है वो हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। चलिए, एक उदाहरण हम ले लेते हैं यण संधि का। इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा ताकि समस्या ना हो। उदाहरण है इति प्लस अलम। इति प्लस अलम, ठीक है। अच्छा, इसको याद रखने की जो ट्रिक है, जो हम कहानी चला रहे हैं साथ में, उसको भी समझ लीजिए। तो क्या है, अभी तक जो आ भाई साहब थे वो सबको पीट रहे थे। उन्होंने
ई को पीटा, ऊ को पीटा, है ना, री इल्दरी सबको मारा, यहाँ तक कि नीचे वाले मोहल्ले में तक चले गए, ए आई ओ औ इन सबको पीट के आ गए। अब ये सब पिटने के बाद इनने प्रोग्राम बनाया कि भाई ये तो बड़ा होशियार बन रहा है तो हम इसको पीटेंगे। अब हुआ क्या है इस संधि में, ये जो आप हमेशा जो पहले देख रहे थे वो कहाँ पर आ गया है, पीछे आ गया है, दूसरे पद में आ गया है। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। तो सबसे पहले, अब चूंकि ई पहले पिटा था इसलिए ई पहले इसको पीटने जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो इति शब्द है इसका अंतिम वर्ण क्या है, ई है। तो ई आ गया है पहले, और आ जो है वो कहाँ आ गया है बाद में, कि अलम जो द्वितीय पद है इसका पहला वर्ण क्या है, आ है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए, तो अब हम यहाँ पर क्या मिला रहे हैं, ई प्लस आ को मिला रहे हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ कि आपको समझ में, हाँ, तो ई प्लस आ को हम यहाँ पे मिला रहे हैं। अब इस संधि में होता क्या है अच्छे से समझिएगा ताकि कठिनाई ना हो आगे, कि इसका प्रयोग बहुत बहुत अधिक होता है। तो अब यहाँ होता क्या है कि ई और आ को मिलाने से, ये जो ई देख रहे हैं ना आप, ई ई इसके स्थान पर, किसके स्थान पर, ई के स्थान पर या आदेश हो जाता है। कौन सा आदेश हो जाता है, या। अच्छा, या भी कैसा होता है, पूरा नहीं होता बल्कि आधा होता है। क्यों होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये या जो है ना व्यंजन है। अभी तक जितनी भी हमने संधियां पढ़ी हैं, कौन कौन सी संधि पढ़ ली, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, उन सभी में उन दोनों वर्णों को मिला के हमें कोई ना कोई स्वर मिल रहा था। जैसे हमने आ से अगर आ को मिलाया तो हमें दीर्घ आ मिला, तो ये आ भी स्वर था। आ और ई को मिलाया तो हमको क्या मिला था, ए, ये भी स्वर था। आ और ए को हमने अभी संधि वृद्धि संधि में मिलाया तो हमको मिला था आई, ये भी स्वर था। केवल ये संधि है जिसमें हमको क्या मिल रहा है, व्यंजन मिल रहा है। तो इसलिए ये कैसा रहेगा, आधा ही रहेगा, ये पूरा नहीं रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा। और ये किसके, ये दोनों के स्थान पर नहीं होता जैसे पुरानी संधियों में हुआ था। यहाँ पर क्या है कि ये दोनों वर्ण आपस में नहीं मिलेंगे, अपितु ये जो दोनों वर्ण है ई और आ, यानी ई और आ, इनमें जो ई है इसके स्थान पर, इसके स्थान पर यानी ई हट के इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। तो कैसा, हलंत या, है ना, आधा या होगा, इसको याद। चलिए, अब हम इसको एक बार क्रम से हम थोड़ा जमा लेते हैं ताकि हमको स्पष्टता अधिक। तो हमारे पास दोनों को मिलान, एक सेकंड, ये सामने रखना पड़ेगा, हाँ। इन दोनों को मिलाने से हमारे पास स्थिति कैसी बन रही है कि ई, ठीक है, ई शुरू वाला ये वाला, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर देखो जो ती था, यहाँ पर जो ती था उसका हमने ई ले लिया था पहले ही। तो हमारे पास जब ती में से हमने ई ले लिया तो हमारे पास ता कैसा बचा, आधा बचा। ठीक है, और अब ई और या आ को जब हमने मिलाया तो ई के स्थान पर हम क्या कर रहे हैं, या, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, या आ जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पर क्या हुआ है, चलिए, यहाँ पर आ जाएगा या, यहाँ पर आ जाएगा या, कैसा, हलंत या। और उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, देखो यहाँ पर ये जो आ है ना, ई और या में से आ कहीं पर नहीं जाता, ये आ यहीं रहता है। इसलिए हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास पूरा पूरा वर्ण बचेगा जो कि है अलम। ठीक है, तो हमारे पास क्या स्थिति बन गई, इति और अलम को जोड़ने से ई इत, क्योंकि ता का हमने ई ले लिया, और ई को, ई के बाद या आने से क्या हुआ, यहाँ पर ई के स्थान पर, किसके स्थान पर, तो समझ के रखिएगा बहुत अच्छे से, ई के स्थान पर, है ना, ई के स्थान पर क्या हो गया है, या। तो हमारे पास स्थिति आ गई है ई या अलम, इस प्रकार से। चलें, अब इसको हम मिला देते हैं सबको। तो सबसे पहले हमारा कौन सा वर्ण है, ई है, ठीक है, फिर है हमारे पास ता। अब देखो यहाँ पर ये ता और या, ये मैं यहाँ थोड़ा स्पष्टता के लिए लिख रहा हूँ, कैसा लिखा है, ता आधा है और ता के बाद या भी कैसा है, आधा है। अब इसको समझिएगा, ये एक संज्ञा है, इसको संयोग कहा जाता है, संयोग यानी मिलना। अब होता क्या है कि यदि कोई व्यंजन है, आधा व्यंजन है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ता भी आधा है, और इसके तुरंत बाद अगर कोई व्यंजन आ जाए तो, अब चूंकि व्यंजन तो व्यंजन से मिल नहीं सकता, उसके लिए कोई ना कोई स्वर चाहिए, इसलिए ता जो है इसमें मिलेगा नहीं, बल्कि जैसा वो है, यानी आधा है तो आधा ही रहेगा। अब लिखते समय हम आधा तक कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से, आधा का आधा रहा। और अब देखें ये जो या है यहाँ पर, इस या के बाद क्या है, यहाँ पर आ है, आ एक स्वर है।
तो ये जो आ है वो या है वो किस में जाके मिल जाएगा, या में मिल जाएगा, तो हमारा बन जाएगा या पूरा का पूरा। और अब इस आ को हमने या में मिला दिया, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, लम। तो हमारा शब्द बन गया इत्यलम, इत्यलम। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? चलिए, आशा करता हूँ समझ आया होगा। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ ताकि आपको ज्यादा स्पष्टता हो। चलिए ये देख लेते हैं, ये बहुत बार आप देखते होंगे। नहीं, एक मिनट पहले आ वाला ही उदाहरण दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोग। हाँ, ये देख लेते हैं, चलिए। अति प्लस आचारः, अति प्लस आचारः। ठीक है, यहाँ पर वही स्थिति रही है, सेम टू सेम। अति का हम लेंगे ई, और आचार का हम लेंगे, आचारा का हम लेंगे आ। तो देखो, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों स्थितियों में ये काम होगा। तो काम क्या हो रहा है उसको समझना है हमको, उसको याद रखना है। क्या हो रहा है, ये जो ई है, जब ई के बाद यदि आ होगा, तो इस ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। इस ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। हम इसको हम ऐसी कहानी से जोड़ के ऐसे देख सकते हैं कि जब ये जो ई वगैरह जब सब पिट गए, तो जब ये या को, सॉरी माफ कीजिए, आ को जब मारने गए, तो ये जो आ भाई साहब है ना, इन्होंने अपने दूर के रिश्तेदार यण को फोन कर दिया कि भाई ये मेरे को पीटने आ रहा है, बचाओ। अब ये जो या है ये बड़े बाहुबली थे, बड़े पावरफुल थे, तो इनने क्या करा कि भाई तू मारने आया, चल तेरे को ही हटा देता हूँ, तेरी जगह पे मैं आ जाता हूँ। इस प्रकार इसको आप अपने दिमाग में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ई के स्थान पर क्या हो गया, या। और या जो है बाद में जाके इससे मिल जाता है, तो रिश्तेदार है तो मिल गए आपस में। तो इस प्रकार भी आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसको मिलाते हैं, तो हमारे पास देखिए क्या क्या बच रहा है। एक तो बचा है आ, यहाँ पर बचा है आधा, ता। ता आधा क्यों बचेगा, क्योंकि उसका ई हमने ले लिया था। और अब इन ई के स्थान पर क्या हो गया, यहाँ पर या हो गया है। और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, आ चा रहा, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए अब हम और थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, इनको मिलाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, आ। अब ता के बाद यहाँ पर या है, तो ता रहेगा आधा, और या के बाद यहाँ पर देखेंगे आप दीर्घ आ है, तो या जो है वो किस में जाके मिलेगा, दीर्घ या में मिले, दीर्घ आ में मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, या दीर्घ हो जाएगा, या नहीं, या बड़ा या हो जाएगा। फिर हमारे पास चा रहा, तो हमने लिख दिया चा रहा। तो हमारा शब्द क्या बन गया, अत्याचार। अब आप देखें कि जब हम जो असुर थे, वो देवों पे क्या करते थे, अत्याचार करते थे। तो ये अत्याचार जो शब्द है, इसमें कौन सी संधि है, यण संधि। ठीक है, चलिए अब एक और आपको मैं दूसरा थोड़ा इससे भिन्न उदाहरण देता हूं ताकि आपको कभी आए तो कंफ्यूजन ना हो। चलिए, तो वो है प्रति प्लस उपकार, प्रति प्लस उपकार। ठीक है, अब यहाँ पर आपको याद ये रखना है कि यहाँ पर हर एक इस संधि में ई पहले है, ई कहाँ पर है, पहले है। ठीक है, चलिए तो इसको हम देखते हैं। तो ई पहले पहले ले लिया हमने, ई के बाद यहाँ पर देखिए क्या है, ऊ है। अब आपको यहाँ ये समझना है, मैंने पहले ही बताया था, जो आ है वो कप्तान है, आ स्वरों के कप्तान है। तो यहाँ इस संधि में हमें समझना ये है कि यदि ई वर्ण के बाद, है ना, चाहे वो आ हो, चाहे ऊ हो, चाहे री हो, चाहे ली हो, चाहे ए आई ओ औ, जो भी वर्ण आए वो सारे स्वर वर्ण होने चाहिए। अगर ई स्वर के बाद अगर कोई अन्य स्वर आता है, किसको छोड़कर, ई को छोड़कर, मान लीजिए यहाँ पर अगर ई के बाद ई ही आ जाए, तब तो ये संधि काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि हमने दीर्घ में ये पढ़ लिया है कि अगर ई के बाद ई होगा तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। ई को छोड़कर, क्या हुआ भाई, हाँ, ई को छोड़कर अगर अन्य कोई सा भी स्वर आता है, जैसे कि यहाँ पर प्रति प्लस उपकार में आप देख रहे हैं कौन सा शब्द आया है, ऊ आया है। तो अगर अन्य कोई स्वर आता है तब भी ये काम होगा, तो हमने यहाँ ले लिया ऊ। ठीक है, तो अब क्या होगा ऐसी स्थिति में कि इस ई, इन दोनों को मिलाने से ये जो ई है इसके स्थान पर, इस ई के स्थान पर, केवल ऊ के स्थान पर नहीं, ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, या। तो याद रखिए हमेशा किसके स्थान पर बदलाव हो रहा है, ई के स्थान पर हो रहा है, या। ठीक है, अब इन सबको हम क्या करते हैं, चलिए मिला देते हैं भैया। ओके, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं जूम आउट करके, हाँ, यहाँ पर मिलाते हैं। स्थिति क्या बन रही है हमारी, प्र आधा ता, और फिर आ रहा है या, और फिर आ रहा है हमारे पास उपकार।
उपकार, इस प्रकार से, ठीक है, या उपकार लिख लेते हैं। चलिए, तो हम मिलाएंगे इन सबको। तो प्र का प्र, ता आधा है, ता के बाद व्यंजन है तो ता आधा ही रहेगा। और अब देखें इस या के बाद क्या है, यहाँ पर उ है। अब या में हम क्या मिलाएंगे, उ मिलाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यू। यू ह्रस्व है तो इस प्रकार से ह्रस्व उ लगा देंगे, तो उ। और यहाँ पर बचा है पकार, तो बन गया हमारा प्रत्युपकार। प्रत्युपकार, तो प्रत्युपकार में कौन सी संधि हो गई, यण संधि, ठीक है। चलिए, अब इसकी पहचान क्या है, अब वो हम एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं। एक सेकंड, इसको थोड़ा नीचे करते हैं। चलो, इससे समझाता हूँ। आप कहीं पर लिखा हुआ है इत्यवदत्, इत्यवदत्, ये लिखा हुआ है, ये हमारे पास संपूर्ण पद है। अब पूछा जा रहा है कि भाई इसमें संधि कौन सी है, बताइए। तो देखो, यहाँ पर कहीं पे हमको दीर्घ नहीं दिख रहा है, कहीं पर हमको ए नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या आप लोग, नहीं दिख रहा है। अगर दीर्घ दिखेगा तो दीर्घ संधि कह देते हम। अगर ए दिखता तो हम कह देते ए, मतलब ए से मतलब है ए, है ना। ओ या अर या अल कहीं दिखता तो हम कह देते गुण संधि है। उसी प्रकार हमने अभी थोड़ी देर पहले वृद्धि संधि पढ़ी, तो वृद्धि संधि में क्या था, औ, आई, अगर ये होता तो हम कह देते वृद्धि संधि। लेकिन यहाँ पर वो सब नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर हमको दिख क्या रहा है, या दिख रहा है। तो जहां पर भी आपको या दिखे दो पदों में, दो पदों के बीच में, अच्छा, इसकी एक और पहचान है। पहचान क्या है कि जहां पर भी या होगा ना, उसके पहले हमेशा आधा वर्ण होगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, आधा ता है, ठीक है, तो आधा वर्ण होगा और क्या होगा, आ होगा। कई कई बार आधा वर्ण नहीं भी होता है, ये बहुत रेयर उदाहरण है। मतलब आप समझ लीजिए 100 में से 98% आपको आधा वर्ण मिलेगा ही। 2% वो वेदों में ही ऐसा होता है कि वहां पर संधियों का या व्याकरण का स्वरूप थोड़ा सा बदल जाता है। लौकिक में तो आपको बहुत कम देखने को मिलता है। तो या वर्ण होगा और या के पहले कोई ना कोई आधा अक्षर जरूर होगा, तो वहां पर आप समझ लीजिएगा आंख बंद करके कि कौन सी संधि है, यण संधि है। अच्छा, अब आपको याद क्या रखना है कि ये जो या है ना, ये जो या है वो किसके स्थान पर हो रहा है, ई के स्थान। तो जब भी जहां पर भी या होगा वहां पर ई तो हो गई हो। अब हम इसका विच्छेद कैसे करेंगे, तो विच्छेद करना इसका बहुत आसान आसान है। कैसे आसान है देखते हैं। देखिए, ये जो आधा वर्ण है ना यहीं पर, और आधे वर्ण के बाद या है, तो यहीं पर तो संधि हुई है। तो हम क्या करेंगे, जो आधा वर्ण है उसमें हम क्या लगा देंगे, ई लगा देंगे। ई क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर या हुआ है, ठीक है। अगर अन्य कोई वर्ण होगा तब हम उसको लगा देंगे। तो हमने शब्द बना लिया इति। और या में देखें, अब यहाँ पर देखें, ये इत्यवदत है। यहाँ पर मैं इसको दोबारा लिखता हूँ तो थोड़ा गंदा हो गया है। चलिए, इसको अच्छे से लिख देते हैं, इत्यवदत। इसमें अगर आप देखें, ये जो या है, ठीक है, ये जो या है इसमें कोई कौन सा स्वर लगा है, आपको आसानी से दिख रहा होगा, आ। या छोटा है तो इसमें ह्रस्व आ है। तो जो या में जो स्वर होगा उसको ही हम लगा देंगे। तो जैसे कि, तो आ में ह्रस्व आ है तो मैं लिख दूंगा या की जगह पे आ, और बाद बाकी जितने शब्द हैं वो लिख दूंगा वादाता। तो बन गया इति प्लस अवदत। तो इस प्रकार इसका क्या हो गया, संधि विच्छेद हो गया। तो ये यण संधि का उदाहरण था। एक और उदाहरण हम देखते हैं यण संधि का, ताकि आपको ज्यादा स्पष्ट रहा। चलिए, चलो यही देख लेते हैं। एक ये आप बहुत देखते होंगे कई बार, प्रत्येक, प्रत्येक। तो इसकी पहचान क्या है, देखें भैया, या लगा हुआ है और या के पहले आधा वर्ण है। कौन सी संधि हो गई, यण संधि, ठीक है। या किसके स्थान पर होता है, ई के स्थान पर होता है। कर देते हैं, तो जो आधा वर्ण है उसमें लगा देंगे ई, तो हो गया प्रति। और ये अब देखो, यहाँ पर ये जो या है इसमें कौन सा स्वर लगा हुआ है, ए लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए। और कहा का कहा, तो बन गया प्रति प्लस ए कहा। तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक कहा। आशा करता हूं ये आप लोगों को यह संधि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये दूसरों से अलग है, समझ में जरूर आई होगी। चलिए, हम इसको फटाफट खत्म कर देते हैं, ताकि आगे समस्या ना हो। या फिर इसका एक और शब्द खत्म कर लेते हैं। तो वो क्या है, देखिए, अब जो ई भाई साहब थे, है ना, इन्होंने इसको पीटा, आ को पीटने की कोशिश की। आ भाई साहब ने अपने रिश्तेदार या को कॉल कर दिया, तो ये इसकी जगह पे या जो है आके बैठ गया। अब जो ई के बाद किसका नंबर आता है, ऊ का। तो इन्होंने इसी से कहा कि यार तेरे से कुछ नहीं होता, चल मैं जाता हूँ उसको पीटने। तो ये भाई साहब पहुंच गए। कैसे पहुंच गए, उदाहरण से देखते हैं, चलिए। तो
चलो ये आप लोग बहुत बार देखते होंगे। तो उदाहरण है सु, ठीक है, और यहाँ पर है अस्ति, सु प्लस अस्ति। अब आप देख पा रहे होंगे ये जो सु है इसमें कौन सा अंतिम वर्ण क्या है, सु में ऊ है। अरे ये पीला कलर देखेगा नहीं, रुको। हाँ, सु में क्या है, ऊ है, तो हमने लिख दिया ऊ, ठीक है। और ऊ के बाद यहाँ पर क्या है, आ है। अच्छा, ये आ समझे कि कप्तान है ना। ये आ जो है, आ के बदले कुछ भी हो सकता है, केवल ऊ को छोड़कर, लेकिन स्वर होना चाहिए, ठीक है। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, ये जो ऊ है ना, ऊ है, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, अभी हमने क्रम बनाया था नया, देखे हमने क्या बनाया था, य, और अब यहाँ पर वा, सॉरी, हाँ पहले क्या आ जाएगा, वा। तो ये जो ऊ है इसके स्थान पर हो जाएगा, ये ऊ को हटा के हो जाएगा वा, लंत वा। इसको आप याद रखिए, किसके स्थान पर होगा, ऊ के स्थान पर। चलिए इस स्थिति को हम एक बार समझते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जब सा था, सू था, सू में से हमने ऊ ले लिया, तो हमारे पास बचेगा आधा सा, और ऊ के स्थान पर संधि करने के बाद क्या आ गया है, वाह, ठीक है। और अब ये तो आ तो नहीं कहीं जाता, तो ये आ जो है यहाँ पर रहेगा अस्ति, इस प्रकार से, ठीक है। अब इन सबको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। चलिए, ये सा व्यंजन है, और व्यंजन के बाद व्यंजन होने से व्यंजन आपस में मिलते नहीं है, तो जो जैसा है वैसा ही रहेगा, तो आधा सा तो आधा सा रहेगा। अब ये वा व्यंजन है, बा के बाद स्वर है, वा में हमने आ को मिला दिया तो बन गया स्व, और आधा सा और ती तो हो जाएगा स्वस्ति। ये वेदों में मंत्र आता है, स्वस्ति ना इंद्र ना, स्वस्ति का मतलब होता है मंगल, सुमंगल या अच्छा काम। तो इस प्रकार से स्वस्ति बन गया। चलिए इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं, ये भी आप बहुत बार देखते होंगे, कई बार बोलते भी होंगे। चलिए क्या है वो, सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम। कई लोगों के हो सकता है उन्होंने सॉल्व भी कर लिया हो, तो मैं इसको ज्यादा समझाता नहीं हूँ, सीधा इसका लिख देता हूँ, खाली बोल बोल के। क्या है, सु का ऊ लिया, आगतम का हमने लिया आ, अरे ये क्यों खुल रहा है, आगतम का हमने लिया आ, सु का लिया हमने ऊ, तो ऊ के स्थान पर क्या होगा, वाह होगा। मिला देंगे, सा में वाह मिलाया तो आधा सा, और बा में बा के बाद क्या है, देखिए आ है, तो बन जाएगा वाह, और गतम का गतम, तो हो गया स्वागतम। तो इस प्रकार से कौन सी संधि हो गई है हमारी, यण संधि का दूसरा। तो इसमें हो क्या रहा है, याद रखिए, ऊ के स्थान पर हो रहा है वाह, अगर इस ऊ के बाद कोई सा भी स्वर आता है ऊ को छोड़कर, चाहे तो आ सकता है या कोई भी आ सकता है। इसको हम विच्छेद के माध्यम से समझते हैं, विच्छेद के माध्यम से इसको समझते हैं। चलिए कैसे, अब हम दूसरे शब्द का एक वो करेंगे, विच्छेद करेंगे। जैसे कि मेरे पास एक शब्द है अन्वयः, ये हमारे यहाँ ये बहुत प्रयोग होता है, श्लोकों का अन्वय हम चेक करते हैं। सनी हमारे जो श्लोक हैं, क्योंकि वो काव्य की शैली में लिखे रहते हैं, तो उनको समझने के लिए सरलीकरण हम करते हैं अन्वय करके। अन्वय में हम सभी वाक्यों को अरेंज कर देते हैं। तो ये शब्द हमें बहुत बार सुनने को मिलता है, ठीक है। तो अन्वय, इसका विच्छेद हम कैसे करेंगे, तो देखो पहचान वही है कि पहले या तो या होगा, किसके स्थान पर, ई के स्थान पर। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, वाह, तो वाह किसके स्थान पर आता है, ऊ के स्थान पर आता है वाह, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो पहला हमारा आधा अक्षर है उसमें ऊ लगा देंगे, क्योंकि वाह है, तो हमारा हो जाएगा आ, और ना में हमने लगा दिया ऊ, तो हो गया अनु। और अब इस बा को देखें, बा में कौन सा स्वर लगा हुआ है, ह्रस्व आ, तो लिख देंगे आ, और यह तो हो गया अनु प्लस अयः, तो हमारा क्या शब्द बन गया, अन्वयः। तो इस प्रकार से आप संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। तो ये कुछ दो उदाहरण थे यण संधि के। इसकी आगे की प्रक्रिया री और ली, इसको हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि समय अधिक हो जाता है इसीलिए। और आगे फिर हम अयादि संधि पढ़ेंगे। अच्छा, आप लोगों के लिए जो गृह कार्य है वो यही है कि आप जहां से चाहें तो अपने मन से कोई से भी 5 उदाहरण, आज हमने क्या क्या पढ़ा है, एक हमने पढ़ी है वृद्धि संधि, ठीक है। एक सेकंड इसको नीचे करें। तो अपने मन से आपको कोई से भी 5 उदाहरण किस किस के लाने हैं, एक तो वृद्धि संधि के, या तो आप चाहे विच्छेद करके ले आए, चाहे तो समस्त पद का विच्छेद कर दें, या फिर अलग अलग पदों को मिला के लिख दें, वो आपके ऊपर है। और दूसरा हमने यण संधि के पढ़ा किसको, ई का या, और ऊ का हमने पढ़ा वा। तो इनके इन इन दोनों को मिला के आपको मात्र 5 उदाहरण करके लाने हैं। वो आपके ऊपर है, आप चाहे तो संधि विच्छेद करके लाएं या संधि करके लाएं, तो ये आपको कल करके लाना है। और मैं भी अगर हो सकेगा, मुझे शाम को अगर समय मिलता है, तो फिर मैं अपनी तरफ से 5 या 6 उदाहरण ऐसे लिख के आपको भेज दूंगा,
तो आप जो है उनको करके बताइएगा। आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। साथ में हमने आपको लोट लकार पढ़ाया है, उसको भी आप लोग जो है क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम आ जाते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न होगा तो उसको हम लेंगे। चलिए जी, अब अगर किसी का कोई प्रश्न है तो माइक खोल के पूछ सकता है। हम शांति पाठ के साथ कक्षा समाप्त करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः मित्राणि, पुनः मिलामः।